आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत गौर से जो है वो मेरी बातों को सुनिएगा, उनको समझिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ ना समझ आए, एज यूजुअल जिस तरह मैं कहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों को लगता है ना, मुझसे बड़े बच्चों ने कहा भी, और मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सर हंसते नहीं है लेक्चर के दौरान, कोई एंटरटेनिंग बात नहीं करते। मुझे बड़े बच्चों ने मैसेज किए कि सर अपनी शायरी सुना दिया करें लेक्चर के दौरान। तो यार बात यह है कि मैं सुनाने को शायरी भी सुना दूँ, मैं सुनाने को तुम्हें लतीफ़े भी सुना दूँ, लेकिन मसला ये है कि दुख इतना बड़ा है कि जिस तरह से इतनी बड़ी एम्पायर और अंग्रेज़ यहाँ पर आए, उन्होंने कब्ज़ा किया, हमें अपना ग़ुलाम बनाया, हमें ग़ुलामी की जंजीरें पहनाई, हम बस छन 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 करते चलते फिरते रहे। तो दुख बहुत बड़ा है, तो हंसने का दिल नहीं करता। जब मैं ये पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उस फेज़ में चला जाता हूँ, तो वो दुख जो है ना, वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर एंटरटेन नहीं कर पाता। लेकिन जब ऐसी कोई बात आएगी, कोई ऐसा टॉपिक आएगा, कोई सिलसिला आएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों के इस कंसर्न को भी माइंड में रखूँगा। तो फिलहाल जो है, जो मैं बता रहा हूँ, उस बात को बहुत ध्यान से सुने और कोशिश करें कि ये जो हरकतें हमने पहले की थी अब हम दोबारा ना करें, ताकि हमारा मुल्क जो है वो एक बेहतरी की राह पर चले। देखिए जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक निहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो शायद जो है वो सेक्शन 1 का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ ब्रिटिश अराइवल एंड एक्सपेंशन इन इंडिया। कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश किस तरह से आए, ब्रिटिश क्यों आए, और उन्होंने यहाँ पर जो उनके आने का पर्पस था, क्योंकि हम सबको पता है कि उनके आने का जो पर्पस है वो यहाँ पर कभी भी पॉलिटिकल रूल नहीं था। यहाँ पर उनके आने का पर्पस जो था, वो बेसिक जो पर्पस था वो ट्रेड था, कि वो ट्रेड के पर्पस से आए थे। तो क्या रीजंस बनी कि ब्रिटिश ने अपना जो पर्पस है, अपनी जो डायरेक्शन है, अपना जो माइंडसेट है, उसको चेंज कर दिया था। देखिए, सबसे पहले जो है अगर हम बात करें कि ब्रिटिश के यहाँ पर आने का मकसद जो है वो क्या था, क्योंकि देखिए हमें हमेशा जो है वो टॉपिक जब भी हम पढ़ते हैं तो मैं अक्सर ये जिक्र करता हूं कि हमें IGCSE ओ लेवल के एग्जाम पर्सपेक्टिव में रहकर जो है उन लिमिटेशंस के अंदर रहकर जो है हमें टॉपिक को कवर करना चाहिए, ताकि एग्जाम्स में हमारे लिए आसानी। देखिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो ब्रिटिश आए, किस तरह से जो है ब्रिटिश ने यहाँ पर अपनी मोनोपोली क्रिएट की, किस तरह से जो ब्रिटिश ने अपनी ट्रेड की मोनोपोली थी उसको अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस के अंदर कन्वर्ट किया। तो इसके ऊपर अभी जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, जो दिसंबर 1600 के अंदर इस्टेब्लिश हुई इंग्लैंड के अंदर। और उनका जो टारगेट था वो पहले इनिशियली वो इंडिया नहीं था। उनका जो टारगेट है वो और कुछ एरियाज थे, जिसके अंदर आपका इंडोनेशिया था, उसके बाद वो जापान भी गए, डिफरेंट रूट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए। लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं एक चांस नजर आया और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जगह लगी वो उनको इंडिया लगी। तो जब वो इंडिया में आए तो उस टाइम जो यहाँ पर मुगल बादशाह थे, उनका नाम था जहांगीर, जिनका रूल स्टार्ट होता है 1605 से। देखिए, जहांगीर से जब उनकी मुलाकात हुई तो जहांगीर जो है उन्होंने इनिशियली उनको जो है वो ट्रेड के लिए अलाउ नहीं किया, क्योंकि देखें ट्रेडिंग कंपनी बनी थी तो उनका पर्पस क्या था। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लैंड जो है वो फाइनेंशियली उस टाइम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। इंग्लैंड जो है उनके इकोनॉमिकली जो है वो इतना एस्टैब्लिश नहीं था, जिसकी वजह से उनको एक चांस चाहिए था खुद को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए। तो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जो है वो जब यहाँ पर आकर उन्होंने सिनेरियो देखा तो उनको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पर एक रूम है, एक स्पेस है, हम अपने आप को इकोनॉमिकली जो है वो बेनिफिट उससे पहुंचा सकते हैं। देखिए, जब वो यहाँ पर आए, उनके यहाँ आने के बाद जिस तरह मैंने कहा कि जहांगीर ने उनको इनिशियली परमिशन नहीं दी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने अपनी ट्रेड को स्टार्ट किया। उनको परमिशन मिली, कैसे मिली, किस तरह से उनको परमिशन जो है वो उनको अलाउ किया गया, उसके बाद किस तरह से जो है उन्होंने उस ट्रेड वाले फैक्टर को छोड़ के जो है वो पॉलिटिकल डोमिनेंस की तरफ वो लोग आए। तो आए जरा हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए जी, सबसे जो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रीजंस क्या है ब्रिटिश एक्सपेंशन की इंडिया में। ब्रिटिश एक्सपेंशन, देखिए एक्सपेंशन और आने का मकसद, ये दो डिफरेंट चीजें हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे, इससे पहले जो मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा वो मैं करना चाहूंगा कि उनके यहां आने का मकसद क्या था। देखिए, मैंने आपको बताया एक बहुत छोटा सा, मैंने आपको यहां पर हिंट दिया कि ब्रिटिश जब यहां पर आए तो उनका मकसद था ट्रेड। ट्रेड में वो बेसिकली ये चाह रहे थे कि यहां, क्योंकि यहां पर जो सिल्क की प्रोडक्शन थी वो बहुत हाई क्लास थी। आपका जो स्पेशली बंगाल था उसके अंदर सिल्क और जूट की जो प्रोडक्शन है वो काफी हाई क्वालिटी की होती थी। तो यहां पर स्पाइसेस, यहां पर सिल्क, यहां पर कॉटन, तो इस तरह की चीजें जो है ब्रिटिश ने सोचा कि अगर हम यहां से परचेज करेंगे और उसको सी रूट के थ्रू हम इंग्लैंड तक लेके जाएंगे, वहां पहुंचाएंगे और वहां पर सेल आउट करेंगे, तो जो हमारी प्राइवेट एक ट्रेडिंग कंपनी है वो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है। दूसरा जो उनका एक मकसद मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा वो ये था कि देखें, आपकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी जिसके अंदर आपकी 5 कंट्रीज आते हैं, अगर आप मैप पे देखेंगे तो अफगानिस्तान के जो नॉर्थ में 5 आपके कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो 5 आपके कंट्रीज हैं इस तरह के, वहां पर आपकी जो रशियन एम्पायर थी, क्योंकि देखिए उस टाइम पूरे वर्ल्ड में जो है हर कंट्री, जो हर बड़ा कंट्री था, जो डेवलपिंग कंट्री था, वो ट्राई कर रहा था कि हम जल्द अज जल्द जो है वो एरियाज के ऊपर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लें। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर आपकी जो रशियंस हैं वो ऑलरेडी जो है वो अपना कब्जा जमा चुके थे। तो अब जो है ब्रिटिश को ये लग रहा था कि इनका जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी अफगानिस्तान। और अगर एक दफा ब्रिटिश अफगानिस्तान में आ गए तो आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ जो है पेशावर का बॉर्डर लगता है, तो ब्रिटिश रशियंस के लिए जो है वो बहुत इजी हो जाएगा अफगानिस्तान के बाद एंटर होना इंडियन टेरिटरीज में। और अगर एक दफा, क्योंकि रशियन आर्मी बहुत ज्यादा उस टाइम स्ट्रांग थी, इकोनॉमिकली वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो रशियंस जो हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए भी किताबों में हमें मिलता है कि आपके जो ब्रिटिश हैं उन्होंने उनसे पहले जो है अपनी एंट्रेंस, अपनी जो मोनोपोली क्रिएट करने का इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि हम ट्रेड के जरिए जो है अपनी मोनोपोली यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। एक और रीजन उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, मैं इसीलिए आपको ब्रिटिश के अराइवल के रीजंस बता रहा हूं क्योंकि यूजुअली जो है वो 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी गेट इन्वॉल्व्ड इन इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत बड़ी रीजन जो है वो एस एम ब्रूक की बुक्स में मिलती है कि ब्रिटिश यहां पर जब आए तो उनका एक बहुत बड़ा जो मिशन था वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना था। ब्रिटिश बेसिकली ये चाह रहे थे कि हम इंडिया में जाएं, वहां पर हम अपने चर्चेज, अपने चैपल्स को बनाएं, उनको कंस्ट्रक्ट करें और हम यहां पर क्रिश्चियनिटी जो है, जो क्रिश्चियन एजुकेशन है उसकी प्रीचिंग करें। इससे क्या होगा, जाहिर है एक रिलीजन फैक्टर होता है, जैसे हम मुसलमान होते हैं, हमें ये हमारा इस पे जोर होता है कि हम जो है वो लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करें। तो इसी तरह जो है वो ये उनका एक पर्पस जो है उसको कंसीडर किया जा सकता है यहां आने का। उसमें तीसरी रीजन अगर मैं ऐड करना चाहूं तो मैं ये ऐड करूंगा कि यहां पर जब ब्रिटिश आए तो उससे पहले यहां पर जो फ्रेंच और पोर्चुगीज हैं वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। तो ब्रिटिश के लिए एक बहुत जरूरी फैक्टर ये था कि वो मोनोपोली जो है वो उनके हाथ में रहे, क्योंकि देखिए इंडिया वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट टाइम। तो जिस मुल्क की यहां पर पहले मोनोपोली क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली वो मुल्क जो है वो उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। तो ये रीजंस जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं ब्रिटिश के अराइवल के लिए। अगर अब हम बात करें कि अराइवल, यहां पर आना, यहां पर ट्रेड करना, यहां पर ट्रेड में अपनी मोनोपोली बनाना, तो प्लीज इस चीज को समझें कि ये कोई पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है, इसमें कोई ऐसा सच नेगेटिव बात नहीं है। तो नेगेटिव जो कहानी शुरू होती है वो ये होती है कि क्या रीजंस बनी कि वो ट्रेड की मोनोपोली को छोड़कर वो पॉलिटिकल डोमिनेंस की तरफ जाना चाह रहे थे। क्या रीजन बनी जिसकी वजह से वो पॉलिटिकली इंडिया को अपने हाथ में करना चाह रहे थे? देखिए उसकी जो सबसे पहली रीजन है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल्स का जो डिक्लाइन चल रहा था वो 1707 ऑनवर्ड्स, तो उसने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया फॉर द ब्रिटिश टू क्रिएट देयर मोनोपोली। जाहिर है जब उनको रास्ता नजर आएगा, बेशक वो ट्रेड के लिए आए हैं, बेशक वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए आए हैं, लेकिन जब उन्हें एक रास्ता नजर आ रहा है कि यार हमें इससे और भी फायदा हो सकता है तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। दूसरी चीज उसमें यह है कि वहां पर जो आपकी रीजनल पावर्स थी, जो लोकल पावर्स थी, जिसके अंदर मराठास थे, आपके नवाब ऑफ बंगाल स्पेशली जो थे, उसके बाद हैदराबाद के जो नवाब थे, उसके बाद आपके जो सिख्स थे, वो क्या कर रहे थे कि वो मुगल्स के अगेंस्ट जाकर अपनी टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट कर रहे थे।
उनका आपस में इत्तेफाक खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से एक मजीद एक चांस क्रिएट हो रहा था ब्रिटिश के लिए। दूसरी रीजन जो एक्सपेंशन की रीजन है कि कैसे उनको रूम मिला, स्पेस मिली, वो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि देखें, जब ब्रिटिश यहां पर इनिशियली तो ऑब्वियसली उनका जो फोकस है वो ट्रेड पर था, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने अपनी ट्रेड पे मोनोपोली एक तरह से क्रिएट कर ली, उसके साथ साथ जो है वो टी और ओपियम जो है उस पे भी उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई। तो अब जो है वो ब्रिटिश के पास एक बहुत बड़ा जो है वो रास्ता था, बहुत बड़ा रूम था कि उससे बाहर निकलकर और भी चीजें हैं जिसके ऊपर वो अपनी मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं। तो जाहिर है जब वो ट्रेड कर रहे थे तो ऑब्वियसली इंडियन टेरिटरीज में ट्रेड कर रहे थे, उनका नाम बढ़ रहा था, लोग उनको जानने लगे थे। तो अब जो है वो अपने उस नाम को, अपने उस विजन को, अपने उस माइंडसेट को यूज कर सकते थे अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी एक बहुत बड़ी रीजन, जो सबसे बड़ी रीजन मेरे नजदीक है, जाहिर है आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, मेरे नजदीक जो बहुत बड़ी रीजन है वो उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी है। देखें, ब्रिटिश की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो शुरू से ही बहुत ज्यादा थी, बहुत बेहतर थी। मैं आपको बता चुका हूं कि औरंगजेब के जो जिंदगी के कुछ ऐसे साल, 26 साल जो हैं वो दक्कन में गुजरे, जिसमें वो अपनी पूरी मिलिट्री को वहां पर उन्होंने इन्वॉल्व रखा, अपनी रियासत का पैसा वहां पर लगा। तो अब जो है औरंगजेब के बाद मुगल्स की जो मिलिट्री है वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, उनके पास जो है वो प्रॉपर नेवल पावर नहीं थी। लेकिन जाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सी रूट के थ्रू आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मॉडर्न वेपन्स भी थे, उनकी नेवल पावर भी बहुत स्ट्रांग थी। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ज्यादा बेहतर थी। तो लोकल रूलर्स के साथ क्या किया कि उन्होंने मिलिट्री अलायंसेस बनाना शुरू किए। उन्होंने जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज वहां पर जनरेट की जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी को इन्वॉल्व किया टेरिटरीज में। उन्होंने टेरिटरीज को जो है वो ये कहा कि हम आपको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और बहुत से लोग जिसमें नवाब ऑफ दक्कन जो हैदराबाद के नवाब थे उन्होंने जो है इसको काफी सपोर्ट किया, और उन्होंने उनकी एक तरह से सपोर्ट ली है मिलिट्री के अंदर हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो जाहिर है जब उनकी मिलिट्री सपोर्ट वहां पे वो देना स्टार्ट कर दी उन्होंने, तो उससे जो है वो बहुत सी चीजें जो है वो उनके लिए ईजी होती गई मिलिट्री वाइज, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिप्लोमेटिक मैनिपुलेशन एंड अलायंसेस। देखें, the British used diplomacy to forge alliances with Indian rulers, offering protection in exchange for influence or control over territories. The Doctrine of Lapse. The Doctrine of Lapse क्या है? आप सबको पता है कि लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने 1852 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया था कि किसी टेरिटरी का, किसी एरिया का, अब आप ये देखें कि 1852 के अंदर वो प्रॉपरली जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहे इंडिया को, वो सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने क्या किया, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया 1852 में, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया, और जो है वो लोगों को इस चीज को समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन वो उससे पहले एक्शन ऑब्वियसली ले चुके थे कि कोई भी ऐसी स्टेट, कोई भी ऐसी टेरिटरी कि वहां पर अगर रूलर का नेचुरल एयर नहीं होगा तो वो टेरिटरी जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के कंट्रोल में चली जाएगी। वी हैव अ स्ट्रांग मिलिट्री, वी हैव प्रॉपर नेवल आर्मी, तो वी आर एबल टू हैंडल दैट टेरिटरी। तो हम जो है उस टेरिटरी को ऑटोमेटिकली जो है वो कैप्चर कर लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने जो, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मराठा एम्पायर जो है, the British also manipulated the Marathas and the other regional powers through treaties, gaining territories in exchange for military support, कि हम तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट देंगे। इस लालच के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है सपोर्ट देते देते जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन टेरिटरीज को जो है वो कैप्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंशंस के ऊपर, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट 14 मार्क क्वेश्चन, बहुत जो है वो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि किस तरह से ब्रिटिश ने अपनी जो एक ट्रेड का पर्सपेक्टिव था उसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट किया, किस तरह से उन्होंने जो है इंडिया के ऊपर कब्जा किया। देखें, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो बेस है वो क्या है, कि उन्होंने इंडिया के अंदर अपने ट्रेडिंग पोस्ट जो हैं वो बनाना शुरू कर दिए। 1600 से लेकर 1700 के दरमियान उनका जो मेन फोकस था, क्योंकि देखें वो लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग से चल रहे थे,
उनको फ्यूचर नजर आ रहा था, उनको पता था कि इस चीज का हमें फ्यूचर में कितना फायदा हो सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपनी पहली जो ट्रेडिंग पोर्ट है वो बनाई थी सूरत में, क्योंकि 1612 के अंदर, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन इट बिफोर, मुझे पहले बता देना चाहिए था कि 1612 के अंदर जो है वो शाहजहां जो है, देखें स्ट्रक्चर समझिएगा कि मुगल बादशाह जो थे उस टाइम आपके जहांगीर थे, लेकिन जाहिर है एक बादशाह के लिए पूरी टेरिटरी जो है वो चेक एंड बैलेंस वो किस तरह से रखेगा। तो उन्होंने अपनी डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए होते थे। तो जहांगीर का जो बेटा था जिसका नाम था शाहजहां, ही वॉज द गवर्नर ऑफ सूरत। तो सूरत में जो है वो पहली दफा परमिशन मिली थी 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए। तो शाहजहां जो है, जब उन्होंने ट्रेड उनको अलाउ किया कि आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो वहां पर उन्होंने जो है वो अपनी पहली ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी डिफरेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो इस्टेब्लिश करना शुरू की, जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, वहां से ट्रेडिंग भी हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं मद्रास के अंदर उन्होंने 1640 में बनाई, बॉम्बे में उन्होंने 1668 में बनाई, और कोलकाता के अंदर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जाहिर है बंगाल उस टाइम सबसे अहम प्रोविंस था, जूट की सिल्क की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन थी बंगाल में हो रही थी, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो 1619 के अंदर जो है उन्होंने कोलकाता के अंदर अपनी एक फैक्ट्री बनाई। अच्छा, अब ब्रिटिश जो हैं आपके, उनकी अगर एक्सपेंशन की बात की जाए, एनेक्सेशंस की बात की जाए, तो पहला जो स्टेप ब्रिटिश ने लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला जो स्टेप ब्रिटिश ने लिया एनेक्सेशंस में, एक्सपेंशंस में, वो उन्होंने स्टार्ट किया है बैटल ऑफ प्लासी से। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोगों को मैं बाद में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग अपने पास पेपर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं बस एक ओवरव्यू देके जो है इसको गुजरना चाह रहा हूं, ताकि आप अगर एग्जाम में हो तो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान हो। देखिए, सबसे जो पहली और मेरे नजदीक सबसे जो अहम बैटल है, जो एक्सपेंशन है, जो एनेक्सेशन है, वो है बंगाल। बंगाल मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि बंगाल सबसे ज्यादा रईस और सबसे ज्यादा अहम प्रोविंस था। तो 1757 के अंदर ब्रिटिश जो थे, उनके जो हेड थे मिलिट्री के, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है, उनका इशू जो चला वो स्टार्ट हुआ आपके बंगाल में, जो नवाब थे, क्योंकि जाहिर है ब्रिटिश अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहे थे, तो नवाब ऑफ बंगाल जो है, जो सिराजुद्दौला थे, उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है फ्यूचर में मसला बन सकता है, जिस तरह से अपना इन्फ्लुएंस यहां पर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो 23 जून 1757 के अंदर जो है वो आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई। अब बैटल ऑफ प्लासी से पहले आप ब्रिटिश का दिमाग चेक करें कितने वो लोग तेज थे, कि 1757 में जब बैटल स्टार्ट होने से पहले मिलिट्री का जो मेन उनका बंदा था बंगाल की मिलिट्री का, जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर एक बहुत बड़ा रोल है आपकी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मीर जाफर जो है उसको मैनिपुलेट किया था ब्रिटिश ने कि हम तुम्हें जो है वो बंगाल का गवर्नर बना देंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू सपोर्ट अस इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो मीर जाफर जो है उसको ब्राइब किया गया, और मीर जाफर जो है उन्होंने अपनी ही आर्मी को, अपने ही लोगों को जो है वो एक गुमान में रखा, एक धोखे में रखा, जिसकी वजह से आपके जो ब्रिटिश हैं वो इजीली उन्होंने 1757 के अंदर जो है वो उसको बंगाल को ऑक्युपाई कर लिया। अच्छा, अब यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, कहानी जो है इससे आगे बढ़ती है, जिसमें 1764 के अंदर आपके जो मीर जाफर के ग्रैंडसन थे, जिनका नाम था मीर कासिम, आप मेरे नाम से उनके नाम को याद रख सकते हैं। जो मीर कासिम थे वो बेसिकली चाह रहे थे दोबारा से गेन करना अपने बंगाल को। तो उसके लिए उन्होंने अलायंस क्रिएट किया, उन्होंने हेल्प मांगी आपके शाह आलम II से और आपके शुजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के, क्योंकि इन सारी टेरिटरीज को, इन सारे लोगों को जो है इस टाइम नजर आ रहा था कि ब्रिटिश को रोकना इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शाह आलम II, मीर कासिम और शुजाउद्दौला जो है वो 1764 में स्टार्ट करते हैं वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। उस वॉर का नाम हमें मिलता है बैटल ऑफ बक्सर। तो इसमें क्या हुआ कि इस वॉर में भी आपके जो बंगाली थे, जिसमें आपके मीर कासिम थे, और जो आर्मीज थी, जाहिर है मुगल्स की आर्मी थी शाह आलम II की, और साथ में आपके शुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे उनकी आर्मी थी, इनको शिकस्त हुई। तो इस वॉर के रिजल्ट में यह हुआ कि अब जो है वो ब्रिटिश ओवरऑल कंप्लीटली जो है और एक दावे के साथ वो बंगाल को रूल कर सकते थे।
तो अब ये हुआ कि वहां पर 1765 के अंदर जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, कि अब पूरा जो बंगाल है वो जाहिर है अंग्रेजों के अंडर है और उसके ऊपर किसी भी तरह का मुगल्स या मुस्लिम्स या इंडियंस या हिंदूज किसी का भी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सिर्फ जो कंट्रोल होगा वो अंग्रेजों का होगा। तो इसमें आप प्लीज ये पॉइंट जरूर देखें, द ब्रिटिश विक्ट्री एट बक्सर solidified their control over Bengal and Bihar and gave them the right to collect revenue, दीवानी, in these provinces, कि अब इन provinces के अंदर जिसमें आपका बिहार और बंगाल है, वो इस कंडीशन में आ गए थे कि वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते थे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यहां पर ब्रिटिश के। अच्छा देखें जी, 1765 के अंदर जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, अब उसमें क्या था, उसमें यह था कि उन एरियाज में जिनको उन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया था, वहां पर जो है वो दीवानी राइट्स जो है वो ब्रिटिश को प्रोवाइड किए गए। अब ये ट्रीटी ये थी कि वहां पर जो टैक्स कलेक्शन है वो सारी ब्रिटिश के अंडर होगी, जिसकी वजह से ये अब उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल जो मोनोपोली है ये चीज क्रिएट कर रही थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसकी वजह से उनको एक टाइम पर आकर अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि उनका पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो वहां पर डेवलप हो गया। उसके बाद अगर इसमें हम एक और चीज ऐड करें, एक्सपेंशन की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो सब्सिडरी अलायंस जो है आपका, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक था, ये टेन्योर जो है ये आपके लॉर्ड वेल्सले का है, और ये वही लॉर्ड वेल्सले हैं जिनके दौर में 1799 के अंदर मैसूर की जो स्टेट है, जो टीपू सुल्तान की स्टेट थी, उसको भी कैप्चर किया गया था, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब सब्सिडरी अलायंस जो है आपका, ये क्या था बेसिकली, ये था कि इसके अंदर जो टेरिटरीज हैं, ये ऑफर बेसिकली दी गई थी, एक तरह से ऑफर तो नहीं, कहने को एक ऑफर है, लेकिन एक तरह से जबरदस्ती ही थी। तो वो ये कर रहे थे कि टेरिटरीज जो हैं उनको ऑफर कर रहे थे कि आप हमारे जो ट्रूप्स हैं, जो ब्रिटिश के ट्रूप्स हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर इंडियन सोल्जर्स भी तब तक काफी ज्यादा एडमिट हो चुके थे, तो उन ट्रूप्स को जो है वो स्टेशन प्रोवाइड करेंगे, एक तरह से बेस प्रोवाइड करेंगी जो टेरिटरीज होंगी, और उसके बदले में जो स्टेट होगी, क्योंकि जाहिर है हम आपको फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक तरह से वहां पर अगर होंगे आपकी टेरिटरी में तो हम आपको हिफाजत भी फराहम करेंगे, तो उसके बदले में जो है आपको पे करना होगा, और आप जो एक्सपेंसेस होंगे उन आर्मीज के वो सारे वो स्टेट उठाएगी। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन आपके माशाल्लाह से जो हिंदुस्तानी हुक्मरान थे, जो रियासतें थी, वो जाहिर बेवकूफ़ियाँ ना करती तो फिर क्या करती। तो आपके जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, उन्होंने 1798 के अंदर इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपके जो मराठास और डिफरेंट टेरिटरीज के नवाब थे, उन्होंने भी इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है इसको एक्सेप्ट किया। तो इस तरह ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट टेरिटरीज में फैलने लग गए, और आपको इसका जो है वो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर क्या रिजल्ट निकला होगा, कि उनको जाहिर है कि फिर अपनी वो कैप्चर करने में जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटिश को स्टेट जो रियासतें थी उनको कैप्चर करने में ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी। अच्छा देखें जी, इसके अंदर एक और अगर हम एक्सपेंशन में चीज़ ऐड करें, वो है आपकी एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ब्रिटिश जो थे उनका ये प्लान था कि हम अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसको कंट्रोल करें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ताकि जो ब्रिटिश हैं, सॉरी जो रशियंस हैं, वो अगर वहां तक आ गए तो इजीली वो जो है वो फिर हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकते हैं, थ्रेट बन सकते हैं, पूरे इंडिया के अंदर जो है वो फैल सकते हैं। लेकिन जब वो वहां गए अफगानिस्तान, तो अफगानीज जो हैं उन्होंने ब्रिटिश को रेजिस्ट किया, तो ब्रिटिश वहां से निकले और ब्रिटिश एंटर हुए सिंध में। अब ब्रिटिश जब सिंध में एंटर हुए अंडर द सुपरविजन और द लीडरशिप ऑफ सर चार्ल्स नैपियर इन 1843, अब वहां पर उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि जिसकी वजह से कोई ऐसी वॉर स्टार्ट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो और लड़ाई के जरिए वो किसी तरह उसको कैप्चर कर लें। तो वहां पर जो सिस्टम होता था सिंध में, वो होता था अमीर्स का। वहां पर जो रूल कर रहे होते थे उनको अमीर कहते थे। सो ब्रिटिश जो हैं उन्होंने अमीर जो हैं उनको प्रोवोक किया, और उसके बदले में उन्होंने उनकी जो रेजिडेंसी थी ब्रिटिश की, उस पर अटैक किया कि ये लोग यहाँ पर आकर हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप कह लें कि पंगा ले रहे हैं। तो उसके नतीजे में क्या किया कि ब्रिटिश को एक रूम मिल गया, स्पेस मिल गया वॉर के लिए, और इस तरह से जो ब्रिटिश हैं उन्होंने आपके सिंध को जो है वो कैप्चर कर लिया। उसके बाद अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस हमारा जो पंजाब था, क्योंकि पंजाब जो है वो हब था शुरू से, और अब क्या सिलसिला सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा कि पंजाब के अंदर जो महाराजा रंजीत सिंह था 1799 से लेकर 1839 तक, उसके साथ ब्रिटिश की एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंदर यह डिसाइडेड था कि ब्रिटिश जो हैं वो
जहां पर उनको सिखों की सपोर्ट होगी, सिख उन्हें सपोर्ट करेंगे और उसके बदले में ब्रिटिश जो है वो पंजाब को कैप्चर नहीं करेंगे। लेकिन सिलसिला ये हुआ कि रंजीत सिंह की डेथ के बाद उसकी जो बेटे थे, जिनके अंदर खड़क सिंह का आपने हिस्ट्री में नाम सुना होगा, तो वो उनके बीच में ना वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गई आफ्टर 1839। अब वॉर ऑफ सक्सेशन जो शुरू हुई कि कौन जो है वो राजा महाराजा बनेगा पंजाब का, पंजाब जो है वो किसके हाथ में आएगा, कौन इस पावर को एंजॉय करेगा। तो इस दौरान जो है ब्रिटिश ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया और ब्रिटिश ने उनका एक बंदा जिसका नाम था गुलाब सिंह डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा से ये कहा कि अगर तुम हमें हेल्प आउट करोगे कि हम तुम्हें अगर तुम हमें हेल्प आउट करोगे पंजाब को कैप्चर करने में, तो इसके बदले में जो है हम तुम्हें एक रिवॉर्ड देंगे। तो गुलाब सिंह डोगरा जो था उसने क्या किया, उसने ब्रिटिश को हेल्प आउट किया और उसने जो है कैप्चर करने में पंजाब को 1849, जो कि हमारी सेकंड एंग्लो सिख वॉर है 1849 की, उसके अंदर जो है काफी हेल्प आउट किया ब्रिटिश को, जिसकी वजह से ब्रिटिश वर एबल टू कैप्चर पंजाब एज वेल। तो इस तरह से जो है वो ब्रिटिश ने एक्सपेंशंस की है। अदर देन वॉर, अगर हम उसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाहें तो हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्रिटिश जो है उन्होंने एक वहां पर एक एक्ट फॉर्म में एक चीज पेश की थी कि जो टेरिटरी जो होगी वो जिसका नेचुरल एयर नहीं होगा तो वो टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश के हाथ में जाएगी, जिसके अंदर आपका सतारा जो कि आपकी मराठन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट थी, उसके अलावा आपका झांसी और आपका अवध जो है वो बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट हुए थे। और यही लोग जो है ये एक रिबिलियस ग्रुप बना था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश ने यहाँ पर देखें, हम इस पैटर्न को अगर आप लोग समझेंगे, इसको याद रखेंगे, तो ये जो क्वेश्चन होगा 14 मार्क वाला कि किस तरह से जो है वो ब्रिटिश ने एक्सपैंड किया, तो उसके अंदर आप ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मेंशन कर सकते हैं, सब्सिडियरी अलायंस भी मेंशन कर सकते हैं, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये सारी चीजें अगर आप उसके अंदर मेंशन करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। तो वही सेम बात कि कोई कंफ्यूजन को बात समझ ना आई हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन को जरूर यूज कीजिएगा। एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।